गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 11 दिसंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्कृत न्यूज़पेपर में पीटी मेंस प्लस इंटरव्यू कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ अपना जो प्रश्न भी पूछा जाता है पीटी फैक्ट के तौर पर उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। कल दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो क्विज था, आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो था, आपको 69 बीपीएससी के साथ ही कवर किया गया था। आपको 10 प्रश्न दिए गए थे, तो आप जाके ऐप पर जाके उस प्रश्नों को देख सकते हैं। हालांकि मैंने शेयर आपको किया भी था टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप जाके उसे देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न थे। और लगातार प्रश्न देने का उत्तर, जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए, तभी फायदा होगा, लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। युक्ति है, इसका ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आपको बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बीपीएससी को लेकर प्रोग्राम चल रहा है, यूपी पीसीएस को अब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यूपीएससी को लेकर प्रोग्राम स्टार्ट होगा। यह दोनों फॉर्मेट में होगा, पीटी प्लस मेंस भी फॉर्मेट पर होगा। तो जल्दी हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर पर, जो कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग का होता है, उस पर आप बात कर सकते हैं, साथ ही साथ सुझाव ले सकते हैं। अगर अधिक दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। आप संबंधित नंबर, आप हमारे कंसर्न से बात कीजिएगा और बोलिएगा अमर सर से बात करनी हमको है, तो आप वहाँ पे भी मुझसे कनेक्ट करवा दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, चलिए पीटी फैक्ट के तौर पर अब आदिवासी नेता बनेंगे विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। यह प्रथम मुख्यमंत्री भी होंगे जैसे जो आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं। 4 बार के सांसद रह चुके हैं साहब। तो ये सब पीटी फैक्ट है, इसे देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण भूषण हरिचंदन है वहाँ के वर्तमान आपको राज्यपाल। तो माननीय राज्यपाल द्वारा उनको नियुक्ति किया गया और मंत्रिमंडल गठन के लिए भी आमंत्रित कर लिया गया है। तो आने वाले समय में यह आपको 13 तारीख को, इसका 13 दिसंबर को इसका शपथ ग्रहण समारोह होगा मुख्यमंत्री जी का, जिसमें प्रधानमंत्री भी उपस्थित होंगे। तो ये सब पीटी फैक्ट है, इसे कवर करना है क्योंकि पीटी फैक्ट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं पहले भी इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछ चुका हूं, जैसे राज्यपाल के पास किस प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं। तो 2-3 विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के चयन से संबंधित होता है। पहला विशेषाधिकार यह होता है कि वह जब बहुमत बहुमत की स्थिति ना हो, किसी भी पार्टी को बहुमत की स्थिति ना हो, तो राज्यपाल स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, ऐसा जब मान लीजिए कोई पार्टी सरकार चल रही है, सरकार गिर जाए, सरकार अल्पमत में आ जाए, तो उस समय स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। और तीसरी स्थिति यह भी है कि अब अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां पर दल बदल संबंधी नियम का उल्लंघन करते हुए बहुत से पार्टियों के जो नेतागण हैं, जो मंत्रिपरिषद में शामिल, अगर वो अयोग्य घोषित हो जाते, उस समय भी माननीय राज्यपाल अपने स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है, जिसमें सब वह यथा स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। तो ये सब इनसे जुड़ा हुआ मामला है, और राज्यपाल हमेशा चर्चा के विषय होते हैं, इनके पॉजिटिव पॉइंट और इनके नेगेटिव पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा, इनको पद से लेकर आपके प्रश्न लगातार देखने को मिलता है, वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम में यहाँ से स्टेट पीसीएस की बात करें, कहीं भी हो, आपको मेन से प्रश्न भी इसमें बनते हैं, पीटी से भी प्रश्न बनते हैं, और इंटरव्यू में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके कार्य और शक्तियों से संबंधित, इनके विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग से संबंधित, या कुछ विवादित कार्यविधि से। बहुत से विवादित कार्यविधि रहे हैं, और बहुत से समितियों के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है राज्यपाल से संबंधित। हालांकि मैंने सभी के की नोट्स आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो पैकेज है युक्ति है, उस पर अपडेट कर रखा है। तो आप लोग जाकर उसे देखिएगा, चीज़ों को कवर कीजिएगा। शॉर्ट टाइम में बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो युक्ति है से जरूर जुड़िए। आपको 3 तरीके से चीज़ों को लाभ मिलेगा, एक पीटी के स्तर पर, एक मेंस के स्तर पर, और एक इंटरव्यू के स्तर पर। हम लोग होलिस्टिक तैयारी करा रहे हैं, तो आप चीज़ों को कवर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर 370 के हटाने का जो वैधता है, क्या यह संवैधानिक या असंवैधानिक मामला था जो निर्णय लिया गया सक्षम सरकार के द्वारा?
जहां पर किसी राज्य के स्टेटस को घटाते हुए आपको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो देखिए, राज्यों का गठन और निर्माण करने की शक्ति केंद्र के पास होती है और वो समान प्रक्रिया के तौर पर लागू की जाती है। ध्यान रखिएगा, किसी भी क्षेत्र के मान लीजिए क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र को किसी अन्य के साथ जोड़ सकता है, किसी अन्य के क्षेत्र को इस राज्य के साथ जोड़ सकता है, इसका नाम परिवर्तित कर सकता है, इसके संगठन को परिवर्तित कर सकता है, यह क्षेत्राधिकार में आता है। पर यह स्थिति यह होती है, कोई भी विकास के मानक को तय करता है, अर्थात हम छोटे से बड़ा होना चाहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति होती है, या हम 0 पर अभी हैं तो हम 100 पर जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही कोई केंद्र शासित प्रदेश चाहता है कि हम राज्य के स्टेटस को प्राप्त करें, पर कोई भी राज्य ऐसा नहीं चाहेगा कि वो केंद्र शासित प्रदेश का स्टेटस पुनः उसको प्राप्त हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, यही प्रक्रिया जो उल्टी प्रक्रिया चली है, जिसमें वैधानिकता के प्रश्न को खड़ा किया गया। और भी बहुत से प्रश्न हैं जो माननीय न्यायालय के समक्ष है। तो ध्यान रखिएगा, फैसला जो आज आने वाला है बहुत ही अहम होगा, क्योंकि हम अपवार्ड राज्य के निर्माण की तो विस्तृत चर्चा जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पर डाउनवर्ड राज्यों का पुनर्गठन जो है हुआ है, वो स्थिति प्रथम बार है। ऐसा पहली बार कभी नहीं हुआ था 370 हटाने से पहले, 2019 से पहले, तो किसी राज्य के स्टेटस को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो डाउनवर्ड क्या राज्यों का गठन किया जा सकता है, यह संविधानवाद या संविधान में कहीं वर्णित इनको रोका नहीं गया है कि नहीं किया जा सकता है, पर संविधानवाद क्या स्पष्ट करता है, यह न्यायालयीय पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग वेट करेंगे, कल इस पर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से आपको न्यायाधीश है, माननीय न्यायाधीश, इसको पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि माननीय जो प्रधान न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, वो तो है ही, साथ ही 5 जजों की पीठ में 4 अन्य कौन कौन से हैं उनका नाम याद रखिएगा। जस्टिस संजय किशन कौल है, संजीव खन्ना है, BR गवई है, सूर्यकांत शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, संवैधानिक बेंच बैठा हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, आजकल पेपर थोड़ा लेट आता है, तो समय परिस्थिति के अनुसार हमें थोड़ा समय दीजिएगा आप लोग चीज़ों को कवर करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, अब पीटी फैक्ट के तौर पे एक चीज़ और जानिएगा कि जब बसपा है, बसपा जो मायावती जी का पार्टी है, उनके अगले उत्तराधिकारी आपको उनके भतीजे आकाश आनंद के द्वारा पूरा किया जाएगा, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। 22 वर्ष पहले शीर्ष पर बने यह फैसला लिया गया। हालांकि बसपा का संस्थापक कौन थे? काशीराम। 15 दिसंबर 2011 को लखनऊ में एक रैली में मायावती जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। तो प्रश्न आपसे यहाँ से यूपी में पूछ सकता है या अन्य एग्जाम में भी पूछ सकता है, बसपा का उत्तराधिकारी कौन कौन रहे, सीरीज पूछ सकता है, नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन है। देखिए, इस प्रकार के राजनीतिक जब राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी है बसपा, तो ध्यान रखिए यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब है कि यहाँ पर 1-2 प्रश्न और भी पूछे जाएंगे। राजनीति में भाई भतीजावाद, वंशवाद के कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको मैं पहले कवर कर चुका हूँ। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, ग्रामीण और दूर दराज के स्कूल भी बनेंगे स्मार्ट, तो इसके लिए केंद्र सरकार योजना ला रही है, तो इसको लेकर ध्यान रखिएगा। स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे की गुणवत्ता और शिक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम पहल का शुरुआत की है, जिसमें ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में मौजूद स्मार्ट सरकारी स्कूलों में अब स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। प्रत्येक सरकारी स्कूल को करीब 3 लाख रुपए का मदद दिया जाएगा। तो पीटी फैक्ट यहाँ से निकालिएगा, और जहां पर कम से कम अपनी स्कूल के 2 कक्षाओं को वो स्मार्ट क्लासरूम में परिवर्तित करेंगे, और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो भी सामग्रियां होगी वो लाएंगे। साथ ही साथ इंटरनेट जैसी सुविधा समस्याओं का समाधान के लिए BSNL से करार किया गया। तो आपसे पीटी फैक्ट के तौर पर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, या तो आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि विद्यालय में, ग्रामीण विद्यालय या दूर दराज क्षेत्रों में सरकार के द्वारा की गई योजनाओं में कितनी धनराशि की ऑनलाइन व्यवस्थाएं की गई है। तो 3 लाख रुपया। कितने क्लासरूम को, यह सीरीज में 1, 2, 3, 4 में सीरीज जैसे बनाकर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे।
नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, बीच में बहुत से राजनीतिक मुद्दे हैं तो सबको साइड करेंगे। देखिए, मोदी नगर साउथ तक नमो भारत ट्रायल्स रन शुरू हो गया है। तो नमो भारत जो है, नमो भारत ट्रेन क्या है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पे यहाँ से चीज़ों को कवर कीजिए। जैसे 82 किलोमीटर का दिल्ली गाजियाबाद मेट जो परियोजना है, जिसे हम लोग RTS बोल रहे हैं, कॉरिडोर के तौर पर, आपको इसके लिए आपको हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुछ डिसीजन दिए थे, याद होगा आप लोग, मैंने इस पर कवर किया था कि दिल्ली सरकार अपनी अपनी राशि इसको नहीं दे रही थी, विज्ञापन का मामला उठा था, याद होगा, विज्ञापन रोकने की बात की गई थी माननीय न्यायालय के द्वारा। तो ये सब मुद्दे से जुड़े हुए, तो आपको यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और यह देश की पहली नमो भारत ट्रेन का परिचालन करेगा, जिसमें 20 अक्टूबर को साहिबाबाद के दुहाई डिपो से 17 किलोमीटर रूट तक शुरू हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से पीटी फैक्ट आपको कवर करना है, ये सब पीटी फैक्ट है, इसे जरूर कवर कीजिएगा। और हाँ, पीटी इनसाइट हमारा जो प्रोग्राम है, आप लोग से जरूर देखिएगा, जिसमें हम लोग मंथ बाई क्या कर रहे हैं, आपको न्यूज को कवर कर रहे हैं। तो जैसे दिसंबर का आपको अपडेट अपलोड हो चुका है 25 क्वेश्चन तक, तो जाकर आप इसे देख सकते हैं, और 25 तक, और उसके बाद 25 जो शेष होंगे, टॉप 50 क्वेश्चन जो इनसाइट के हैं, जाकर एक बार देखिए, बहुत से लाभ आपको दिए जा रहे हैं। फ्री यह उपलब्ध होगा, जो टॉप 25 फ्री उपलब्ध होगा, बाकी टॉप 25 के लिए आपको अलग अलग पैकेज में अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको और भी जगह अपडेट किया जाएगा, तो आप इसे कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, जातिवाद जनगणना में रोड़ा अटकाने की केंद्र की कोई मंशा नहीं, अमित शाह जी के द्वारा बोला गया। ये कहाँ बोला गया है? यह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक पटना में आयोजित की जा रही थी, जहां पर बातें हो रही थी। क्षेत्रीय परिषद क्या है, अभी मैं चर्चा करूंगा। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा, जहां पर संघवाद और क्षेत्रीय परिषद के मुद्दे होते हैं, वहां से कोरिलेट करके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, इस बार के बीपीएससी इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि पटना में हुआ है और अभी इंटरव्यू का दौर स्टार्ट है, तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, संरचना क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए पहले न्यूज देखते हैं, उसके बाद हम लोग परिचर्चा करेंगे इसके बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो थे, वो अमित शाह और बिहार के द्वारा कराए गए जातिगत सर्वे जो है, उसको रोड़ा अटकाने का केंद्र सरकार कोई मंशा नहीं, ऐसी बातें कही, क्योंकि जब बिहार में भाजपा सत्ता भागीदार थी, उसने भी जातिवाद गणना का समर्थन किया था, राज्यपाल के बिल को स्वीकृति दी थी, और जातिगत गणना को लेकर कुछ उनके मुद्दे हैं, कंसर्न है, उसको समाधान अगर ढूंढ लिया जाए तो भाजपा भी इसका पूर्णतः समर्थन करेगी, ऐसी बातें की गई है। रविवार को अर्थात कल बैठक हुई थी, पटना के में आयोजित थी 16वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के कई मंत्री और मुख्य सचिव भी शामिल थे। तो ये सब बातें थी। अब आगे हम बात करेंगे, पूर्वी देश बातें की गई, अंडरलाइन किया गया कि बिहार का क्या योगदान है, पूर्वी क्षेत्रों का क्या योगदान है, सब बातें इनके द्वारा की गई, जो अंडरलाइन आपको किया गया, जाके एक बार देखिएगा जरूर। अब ध्यान रखिएगा, एक चीज यहाँ पर कवर करिएगा आप लोग, कि क्षेत्रीय परिषदों में अब तक कितने मुद्दे बैठकों में शामिल किए गए थे। ध्यान रखिएगा, 1157 मुद्दे सुलझाए गए हैं क्षेत्रीय परिषद को, आपको हाल के दिनों में ध्यान रखिए, जब से वर्तमान सरकार बनी है उस समय से। अब क्षेत्रीय परिषद में बातें की गई है कि राजनीतिक मामलों को मतभेद भुलाकर उदारवादी तरीके से मामलों को सुलझाने की बात की, अर्थात संघवादी स्वरूप को बेहतर करने की बात की जा रही है, कि हम अपने राजनीतिक मुद्दे अलग करेंगे और प्रशासनिक और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हम बेहतर तरीके से तालमेल बनाकर राज्य का उत्थान करें, राष्ट्र का उत्थान करें। अब राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दे को भी क्षेत्रीय परिषद के बैठकों में एजेंडे में शामिल किया गया है। संबंधित विषयों पर मुख्यमंत्री, मंत्री और सचिव जो थे, हर 3 महीने पर समीक्षा करने की जरूरत, ऐसी बात है। इस बैठक में जो 26वां बैठक हुआ है पटना में, उसमें कुल 21 मुद्दे थे। तो पीटी फैक्ट में आप लोगों को चीजों को कवर करना है। अब चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ पीटी फैक्ट है, कुछ हम नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, उसे देख लीजिए। क्षेत्रीय परिषद क्या होता है? तो क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक विधि एक्ट के द्वारा इसे लाया गया है, वैधानिक निकाय है। यह संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित किया गया है। संवैधानिक उसे कहते हैं जो मूल रूप से संविधान में व्याख्यित है, संविधान में वर्णित है। अब इस अधिनियम में देश के 5 क्षेत्रों, ध्यान रखिएगा, उत्तर, मध्य, पूर्वी,
पश्चिमी और दक्षिण में विभाजित किया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है। अर्थात पूरा भारत को आपको 5 क्षेत्रों में बांट दिया। बाद के दिनों में उत्तर पश्चिम के लिए भी, ध्यान रखिए उत्तर पूर्वी राज्य है उनके लिए भी एक अलग से बनाया गया था, पर 5 मूल है रूप से ध्यान रखिएगा। इन क्षेत्रों के निर्माण करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें शामिल है, अब मान लीजिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा, मान लीजिए बीच में कोई एक क्षेत्रीय परिषद अन्य का गठन करना एक अलग से, जैसे पूर्वी भारत के लिए किया गया था, उत्तर पूर्वी भारत के लिए जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्य होते हैं वो उनके लिए। तो सबसे पहले देश का प्राकृतिक विभाजन इंपॉर्टेंट होता है, नदी प्रणाली और संचार साधन इंपॉर्टेंट होता है, उसको ध्यान में रखकर किया जाए। सांस्कृतिक और भाषीय संबंध को ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक विकास, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की आवश्यकता कैसे, यह भी ध्यान रखा जाता है। अब नोट याद रखिएगा, संसद का एक अलग अधिनियम 1971 में आया। 1956 में टोटल क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ। पुनः 1971 में से एक संशोधन के तहत उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के द्वारा एक उत्तर पूर्वी परिषद भी बनाया गया। वर्तमान में 6 है, ध्यान रखिएगा 6 परिषद है, तो कुल मिलाकर 6 परिषद है। 56 के तहत 5 है, तो ये सब पीटी फैक्ट आपसे पूछा जाएगा। अब संरचना कैसे होती है, क्या संरचना इसका, यह भी ध्यान रखना है। जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य है, तो उत्तर पूर्वी परिषद ध्यान रखिएगा, जितने भी इस क्षेत्र के होंगे राज्य वो होंगे, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, असंघ क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको केंद्र शासित। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 3 राज्य हैं, बाकी जितने भी हैं आपको सॉरी 3 नहीं 4 होंगे, एक दिल्ली, एक चंडीगढ़, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, 4 केंद्र शासित प्रदेश होंगे और बाकी शेष जो होंगे आपको राज्य होंगे। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, तो यह मिडिल का जो क्षेत्र है मध्य क्षेत्र वो आपको इसमें शामिल होता है। तो कितने राज्य शामिल है यह सब आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। अब मैं गिनाऊं क्या, आप लोग डायरेक्ट बता दीजिएगा। अब पूर्वी क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी क्षेत्र ये जो पार्ट है बंगाल से सटा हुआ पार्ट, बिहार, आपको उड़ीसा, झारखंड, जहां पर बहुत से चीजें आपको हम जुड़े हुए हैं उन हिंदी भाषी क्षेत्रों से। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जिसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और संघ क्षेत्र दमन और दीव नागर हवेली। तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कितने यूटी है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक है, तो ये आपको यह क्षेत्र आता है, ध्यान रखिएगा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। अब है दक्षिणी परिषद क्षेत्र में, जहां पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और आपको संघ क्षेत्र एक पुदुचेरी आता है, जहां पर आपको ये क्षेत्र आएगा जहां पर हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु की चर्चा करता है। एक छोटा सा आपको जानते ही होंगे माही पुदुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है यूटी। अब कुल मिलाकर ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, किन किन क्षेत्रीय परिषद में यूटी शामिल अर्थात केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, तो आपको यहाँ से सीरीज बना के दे सकता है। या तो किन क्षेत्रीय परिषद में केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है, तो 2 में शामिल नहीं बाकी सभी में शामिल है, जिसमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है और एक पश्चिमी आपको पश्चिमी नहीं, एक पूर्वी और एक आपको मध्य में नहीं होगा, बाकी सभी में केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बस आपको देखना होगा किस तरीके से आप उसे पीटी के तौर पर उसे मॉडिफाई कर पा रहे हैं। जो मेंस के टॉपिक होते हैं वही पीटी के टॉपिक होते हैं, लगभग टॉपिक पीटी के होते हैं, बस कभी मेंस ओरिएंट पढ़ना होता है, कभी पीटी ओरिएंट पढ़ना होता है, तो आप वहां से निकालिए। अब संरचनात्मक ढांचा क्या है इसके अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री सभी परिषदों का अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अब उपाध्यक्ष प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल के जो राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के साथ 1 वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात रोटेशन के साथ अल्फाबेटिकल ए से शुरू होगा, तो ए राज्य से जो होगा जेड तक जो भी राज्य होगा अल्फाबेटिकल से रोटेशन बाय वर्ष चेंज होते जाएंगे इस क्षेत्रीय परिषद का ध्यान रखिएगा। उसके आगे हम बात करेंगे, 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, चलिए कभी कभी दिक्कत हो जाता है कुछ चीजें। चलिए आगे हम बात करेंगे सदस्य कौन होंगे। सदस्य होंगे प्रत्येक मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री
परिषद में शामिल किए गए संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्रों के 2 सदस्य, तो ये सदस्य के तौर पर आएंगे। सलाहकार होंगे प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए योजना आयोग। अब नीति आयोग हो गया, ध्यान रखिएगा, नामित एक व्यक्ति मुख्य सचिव, और जोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित अन्य अधिकारी या विकास आयुक्त भी हो सकते हैं सलाहकार के तौर पर, अर्थात जिनकी नियुक्ति होगी। परिषदों का कार्य क्या होगा, तो परिषदों का कार्य मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से आर्थिक सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में समान हितों के कई मामलों को उठाना, उस पर चर्चा करना, उस पर निर्णय लेना, कैसे कार्य किया जा सकता, सीमा विवाद, भाषीय अल्पसंख्यकों तथा अंतर्राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई भी मामला हो तो वो भी मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित या उनसे उत्पन्न कोई भी मामला होगा तो यह परिषद के द्वारा यहाँ पर उठाया जाएगा, चर्चा परिचर्चा किया जाएगा और उससे संबंधित विकास संबंधी मानकों को बात की जाएगी। ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर संघवाद के इंटर्नशिप में अर्थात संघवाद के स्वरूप में राज्यों का विकास करना है केंद्र के अधीनस्थ होकर, तो यह मूल तत्व है इसका, तो इसे ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जेब नहीं दिमाग को सशक्त करने की जरूरत है। यह मानवाधिकार जो सार्वभौमिक घोषणा थी यूएनओ की, उसकी आपको 75वीं वर्षगांठ पर यह बातें हो रही, बैठक का आयोजित यहाँ किया गया था भारत में, तो इसको लेकर मानवाधिकार दिवस के अवसर पर किया गया भारत मंडप में, तो ध्यान रखिएगा। पीटी फैक्ट बहुत प्रश्न बनते हैं जो आप पर डिपेंड करते हैं कि यहाँ पर कौन है क्या नहीं है, कैसे कवर करना है। अब है कि एक बात, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो जस्टिस रिटायर है अरुण कुमार मिश्रा जी ने कहा है कि आतंकवाद पूरे विश्व के नागरिकों के लिए मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करता है। आतंकवादी कृत्यों एवं आतंकवादियों की अनदेखी करना या उनकी सहानुभूति रहना, उनके प्रति सहानुभूति रखना मानवाधिकारों का प्रति एक बड़ा अन्याय होगा या इस पर घोर अन्याय कहा जा सकता है। और ये बात कहीं हद तक सही भी है, हम भी लगातार आप लोग ये सब बातें बोलते रहते हैं कि आतंकवाद के किसी भी रूप को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। अच्छा, गुड आतंकवाद, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता है, दोनों टेररिज्म जो है आपको गलत है, उसकी प्रवृत्ति गलत है, इसको लेकर आप ध्यान रखिए। असम में एनआरसी की सूची फर्जी नामों को हटाने का कार्य शुरू हो गया है, तो एनआरसी जो है नागरिकता संबंधी जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है सूची पुनः असम में आपको लागू होगी, तो ये सब पर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को से सुझाव मांगेगी सरकार। नीति आयोग के 2 समन्वय, ध्यान रखिएगा, अधिकारी हैं, कार्यपालक अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिसे हम लोग सीईओ कहते हैं, जो BR सुब्रमण्यम है, उनके द्वारा कहा गया है कि वर्ष 2047 तक भारत जो विकसित राष्ट्र विश्व गुरु बनने की संकल्पना रख रहा है, उसके अभियान के लिए विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से बच्चों से क्या होगा, एक सुझाव मांगेगा कि देश कैसे प्रगति करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या काम करने चाहिए। कुल मिलाकर आइडिया ड्रेन किया जाएगा, आइडिया को कलेक्ट किया जाएगा, जो बेहतर होगा उस पर सरकार कार्य करेगी। देखिए कितना बेहतर प्रोग्राम है, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसके लिए नीति आयोग में आप जाके या तो माई गवर्नमेंट पर जाइएगा, एक ऐप है, या वेबसाइट यूज कीजिएगा, क्या माई गवर्नमेंट gov.in जाइएगा वेबसाइट पर, या माई गवर्नमेंट ऐप डाउनलोड किए, वहां पर लगातार ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिएगा तो इनोवेटिव चीजें आप सीख पाइएगा। जरूरी नहीं किताब का कीड़ा बनिए आप लोग, चीजों को है ना, आपको चीजों को सीखने की जरूरत है, उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर आप एक बेहतर प्रशासक बनना चाहते हैं तो आप में एक्टिविटी होनी चाहिए, आपके पास सुझाव देने की क्षमता होनी चाहिए। तो जब राष्ट्र आपसे मांग रहा है सुझाव तो आपको बेशक जाके देना चाहिए सुझाव, और अपने अपने आइडियाज अगर आपके इम्प्लीमेंट होते तो कितना गर्व की बात होगी, सोच के देखिएगा। और ये कभी नहीं हो सकता कि आपकी आइडिया सरकार अडॉप्ट नहीं करेगी, बिल्कुल कर सकती है, अगर बेहतर होगा तो देश में लागू करने लायक होगा तो वो जरूर अडॉप्ट करती है। तो ध्यान रखिएगा 2047 तक 30 ट्रिलियन जो डॉलर का विकसित अर्थव्यवस्था का जो संकल्पना भारत लिया हुआ दृष्टिपथ तैयार किया है, उसके लिए हमें बेहतर बुनियादी ढांचे विकसित करने होंगे, उसके डिजिटल स्वरूप बुनियादी ढांचे और अभूतपूर्व कार्य करना, विस्तार के दम के लिए हम नवोन्मेषी विचारों अर्थात इनोवेटिव आइडियाज की आवश्यकता होगी, क्योंकि परंपरागत तरीके से मदद नहीं मिलेगी। तो सरकार को आप इनोवेटिव आइडियाज दीजिए कि हम 2047 तक कैसे 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, हम देश को कैसे सशक्त कर सकते हैं। तो आप जाके जरूर पार्टिसिपेट कीजिए इन सब चीज़ों में। अब है नाल एयरबेस पर स्वदेशी
ALCA मार्क 1 की पहली टुकड़ी होगी तैनात, तो पीटी फैक्ट में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। सभी का अंडरलाइन आप लोगों को पेपर दिया जाता है, पेपर पहले भेज दिया जाता है और की नोट्स अपडेट किया जाता है, तो आप उसे जरूर जाके देखिएगा। चलिए नीचे हम लोग आएंगे। देखिए ये आज के जो है पूरी तरह पॉलिटिकल व्यू है, तो इसे साइड करेंगे। हालांकि अपने अपने राज्यों के जो है आप यहाँ से डाटा पीटी फैक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश MP PCS के लिए उपयोग हुआ, छत्तीसगढ़ PCS के लिए, राजस्थान RS राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं आप लोग। तो इसे जरूर राजस्थान PCS जो भी संबंधित राज्य के अभ्यर्थी हैं इन डाटा का प्रयोग कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए यह है मतदाताओं की परिपक्वता। तो कुछ राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ बात हुई है, कुछ मतदाताओं की परिपक्वता की बात हुई, जहां पर आप जो विवेक देवराय जी हैं वो बात कहते हैं कि मतदाताओं के में कैसी पुनरावृत्ति बढ़ी है, अर्थात कैसे विकास के मानक को क्या कर सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया गया, उसको कैसे मान्यता दिया गया। जैसे प्रधान स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, सौभाग्य योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना या अन्य प्रकार की सरकारी योजना। खासकर ध्यान रखिएगा जो जनजातीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ खासी प्रगति हुई है, मध्य प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश में जो इस प्रकार की स्थिति देखने की, जो मुफ्त की जो बातें की जा रही थी उससे इतर होकर लोग विकास की बात कर रहे हैं। तो यह मतदाताओं के लिए बहुत ही बेहतर परिपक्वता की परिचायक है, इनके द्वारा बोला जा रहा है। और मैं एक आप लोग कब से बोल रहा हूं कि जब भी हम 47 की चर्चा करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं 2047, जहां हम 100 वर्ष तय करेंगे, वहां पर हम इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता वाले विचारधारा से बाहर होंगे कि हमें मुफ्त में अनाज, मुफ्त में चीजें प्राप्त हो, मुफ्त में सारी चीजें उपलब्धता हो, फ्री आपको प्राप्त करने, लोक कल्याणकारी राज्य के अधीन प्राप्त करने का अधिकार है कि आपको सेवाएं मिलनी चाहिए। पर आप अगर किसी चीज का पे कीजिएगा ना, उसके बदले जो आपको सेवाएं मिलेगी उसके लिए आप है ना विधिवत रूप से चीजों को प्राप्त करने के भागी होंगे। और जितना पे आप करके सेवाएं प्राप्त करें, गुणवत्ता उतना बेहतर सुधरता है। तो राष्ट्र 2047 के बाद क्या इस प्रकार की स्थिति होगी जहां पर फ्री चीजें प्राप्त होंगी, या फ्रीबीज की हम बात करते हैं, मुफ्तखोरी की बात करते हैं, वो चीजें होंगी, या जितनी जिसकी आवश्यकता होगी। मान लीजिए 100 रुपये की चीजें हैं जो वो पे कर रहा है, उसी वस्तु का 10,000 पे करके उसी वस्तु का गुणवत्ता बेहतर प्राप्त करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको लेकर भी एक चीज है कि बेहतर विकास, बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकार का गठन हो रहा है। तो मतदाताओं में परिपक्वता झलक रही है, बातें की जा रही है और होनी भी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए एक योजना चलाया गया, उसे पीटी फैक्ट के तौर पर आप देखिएगा। यहाँ पर योजना का नाम देख लीजिएगा, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड लॉन्च किया गया माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। उत्तराखंड में हाल ही में डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर भी चर्चा इनके द्वारा किया गया है कि अगर एक शादी अगर करा लिया जाए उत्तराखंड में तो उत्तराखंड का कायाकल्प हो जाएगा। तो ये सब आइडियाज है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो है, तो इसको लेकर ध्यान रखिएगा। जैसे मेड इन इंडिया है, तो इसी प्रकार से नए नए कॉन्सेप्ट वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं जो आम जनों से जुड़ा होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग डेस्टिनेशन शादी बाहर जाके करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं विदेशों में जाकर। तो भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि राज्यों में, वैसे राज्यों जो हिल स्टेशन है जहां पर हम इस प्रकार के वेडिंग शादी करा सकते हैं, तो यह पैसा भारत के लोगों में पास ही जाएगा किसी न किसी रूप से। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो हाउस ऑफ हिमालयाज लॉन्च किया गया ब्रांड, जिसे आप लोग कवर कीजिएगा। अब देखिए यह बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे आप लोग देखिएगा। उससे पहले पश्चिम की अनदेखी भारत की तरक्की नहीं देखी जा रही है, पश्चिम की अखरती है भारत की तरक्की। तो यह भी चीजों को समझने का प्रयास कि क्यों भारत का विरोध लगातार देखने को मिलता है पर्यावरणीय मुद्दों पर, जो उसके मुद्दे हैं, कंसर्न है, वो ध्यान रखिएगा। इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से आगे निकल गई है, जल्द ही हम टॉप 3 में भी आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो यह उसी यूरोप का हिस्सा है जो विवाद का कारण, जो 750 से लेकर 1820 कार्बन उत्सर्जन के लिए 100% जिम्मेवार था, उत्तरदायी था। उस समय ब्रिटेन अमीर और विकसित देश बनने की प्रकृति का जमकर दोहन किया गया। और कॉलोनियलवाद में आप लोगों को पता है, औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो ब्रिटिश अधीनस्थ था
उस समय पूरे विश्व का इसने दोहन किया था। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ध्यान रखें तीनों स्तर पर इसने किया था, शोषण किया था। और 19वीं और 20वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति का दौर आया तो उस समय 100% कार्बन उत्सर्जन के लिए ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश जिम्मेवार थे। पर उसकी उत्तरदायित्व ये कितने लेते हैं, जो खुद को जिम्मेदार कितना ठहराते हैं, यह कोरी कागज पर सबको पता है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। जब भारत एक अमीर और विकसित देश बनने की राह पर है तो पश्चिमी देश कार्बन उत्सर्जन की बात करके भारत के एक तरीके से रोकने का प्रयास किए। यह बिल्कुल सत्य है कि हम जो भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहे उसके लिए रोकने, उसे कम करने का प्रयास करें, पर उसके लिए जो आधार दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफी स्पष्ट रूप से झलकता है। हम पूर्णतः चीजों को समाप्त नहीं कर सकते हैं, हमको समयावधि के साथ समाप्त करना होगा तो ही जाके सॉर्ट आउट होंगी। आप पूर्णतः किसी भी चीज को समाप्त करने का बात करते हैं तो ध्यान रखिए किसी न किसी के हित प्रभावित होंगे, खासकर उन राष्ट्रों के जो अभी अल्प विकसित है या विकासशील के दौर पर है, विकसित बनने के दौर पर है। तो इसको लेकर ध्यान रखिएगा, मुद्दे यह भी साथ में आते हैं। अब भारत इस बात को मानता है कि विश्व के लिए कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह के लिए बहिष्कार या था फेज आउट करना जरूरी है, लेकिन पश्चिम देशों का कार्बन उत्सर्जन पर भारत को दिया गया तर्क इसलिए भी उचित नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि पश्चिम देश स्वयं कार्बन उत्सर्जन करके अमीर बने हैं। आज इस बात के लिए भारत जैसे देश को क्या करते हैं, जिम्मेदार मान रहे हैं। अर्थात जबकि सच्चाई यह है कि कार्बन जो उत्सर्जन किया गया पश्चिमी देशों के द्वारा ज्यादा किया गया। अब मैंने कल भी बताया था कि हम उस दौर में गुजर रहे हैं जहां जवाबदेही अपने पर लेकर दूसरे पार्ट को दे दिया जा रहा है। और दूसरा पार्ट इसलिए नहीं ले रहा है कि हमने तो किया ही नहीं है तो फिर हम क्यों ले। अब है कि इसके लिए जो आपको बेल आउट किया जा रहा है या एक ग्रुप बनाया जा रहा है कि हम यूरोप विकसित देश है तो अल्प विकसित या विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन के सारे ठिकरा फोड़ दे, तो यह कहीं ना कहीं एक तरफी हो जाएगा, समस्याएं विकट करेगा। यही बार बार कारण है कि कोप के अभी तक 28 सम्मेलन हो चुके हैं। आज 12 को कल अंतिम दिन है कोप 28 का। तो कुल मिलाकर बात यह कही जा रही है कि 28 सम्मेलन हो चुकी है पर एक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है अभी तक कि हाँ यह नियम सभी विकसित राष्ट्र के लिए, विकासशील के लिए और भी अल्प विकसित देशों के लिए मान्य होंगे जलवायु परिवर्तन के। अर्थात 1.5 डिग्री का जो सेंटीग्रेड हम लोग डिग्री कम करने की बात की है वो भी कहीं ना कहीं हमें अपने अपने राष्ट्रों के तौर पर, सभी राष्ट्रों के तौर पर अलग अलग मत देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, भारत एक बार फिर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2023-24 में दूसरी तिमाही भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से विकास हुआ। अच्छी बात यह है कि ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों से भी कहीं ज्यादा है। इस वित्त वर्ष में पहली बार तिमाही जो बात की अप्रैल और जून की तो दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 7.1% थी। दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में 6.6% है। वहीं हम अन्य देशों की बात करें, दूसरी तरफ अन्य देशों की हम बात करें और देखिए सब पीटी फैक्ट आपको काम करेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ दैनिक जागरण लगातार आप लोग देखिए, पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पर तैयारी कराएगा। अब अमेरिका का जीडीपी विकास 2.1% है, चीन 4.9%, जापान 1.6%, फ्रांस 0.5% विकास दर से आगे बढ़ा। वहीं ब्रिटेन 0.0% से विकास दर से बढ़ा, अर्थात उनका जितना विकास दर है वही स्टैंड है, अर्थात वृद्धि नहीं हो रही है पर एक अपना विकास उसी संदर्भ में कर रहे हैं जो स्टैंड कर चुके हैं। भारत का जीडीपी कितना है, 7.6% से वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण सेक्टर में देश के आर्थिक तरक्की एक शक्तिशाली ग्रोथ इंजन साबित हो रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। यहाँ पर एप्पल या तो सुजुकी या इस प्रकार से जो भी विदेशी कंपनियां थे वो आके मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही मेड कर रहे हैं और भारत से विभिन्न देशों में भेज रहे हैं। अभी हाल ही में 30 करोड़ मोबाइल फोन निर्माण हुआ है एप्पल का, तो वो विभिन्न देशों में जाएगा। सुजुकी, होंडा जैसी बड़ी कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में अपनी गाड़ियां बेच रही है भारत में बनाकर। ध्यान रखिएगा कंपनी भारत में इसका निर्माण, पूरी दुनिया में इसका निर्माण कर रही है। यहाँ पर 2-3 चीजें फायदा, यहाँ पर लो लेबर आपको अर्थात लो प्राइस पर लेबर प्राप्त हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का बेहतर हब दिया जाता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं और भी हमें सशक्त करती। मैन्युफैक्चरिंग 85% अधिक देशों को हम निर्यात कर रहे हैं डिफेंस के क्षेत्र में, जहाँ पर साथ ही कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल 37 लाख करोड़ का कपड़ा उद्योग हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप किए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा यह कहीं ना कहीं
भारत के साथ साथ सेमीकंडक्टर की चिप उत्पादन में दुनिया के सबसे बड़े विनिर्माण क्षेत्रों की राह पर हम लोग बढ़े। कपड़ा से लेकर सेमीकंडक्टर के तक जो रास्ता तय किए हैं, भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है। भारत दुनिया का इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है। अब पश्चिमी देशों को भारत में पर्यावरण के खराब करने के आरोप लगाना उचित जान पड़ता है, अर्थात उनको लग रहा है कि अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएगा। चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ था और विश्व के लिए जैसे वो बात करता है, उन लोगों को लगता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन जाए, तो इसलिए इन पर कुछ ना कुछ आरोप लगाने चाहिए। अब बेरोजगारी दर की आंकड़े की बात की तो एनएसओ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर के शहरी बेरोजगारी 6.6% पर स्थिर रही। बेरोजगारी दर का स्थिर बात का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, लगातार विकास करे। कोरोना के प्रभाव, ये सब बातें की गई है। और बहुत से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो अनुमान लगाती जीडीपी विकास दर कितना होना चाहिए, तो इसके लिए देखिए आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। भारत का विकास दर अगले 23-24 के वित्तीय वर्ष में 6.4% रहने का अनुमान है। वही चीन का 23-24 के लिए 4.6% रहने का अनुमान है। तो हम वैसे भी आपको विकसित होते दिख रहे हैं, मजबूत होते दिख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण आज वैश्विक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसमें पश्चिमी देश होकर इन देशों के साथ राजनीति बहुत बड़ी बातें हो रही। कुल मिलाकर बात यह हो रही है कि हम कैसे बेहतर प्रबंधन करें, हम कैसे राज्य को और भी आगे बढ़ाएं। कुल मिलाकर यूरोपीय और भारतीय हित प्रभावित होंगे, तो इसको लेकर लेख में बातें की गई है। तो हम अपने विकास को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के साथ जोड़ तो सकते हैं, पर उसके लिए रोक नहीं सकते। समस्या यह भी है, तो समस्या के साथ भारत ने लगातार निदान के लिए अपने प्रयास किए। वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे भी बात की जाए या हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हमने लक्ष्य निर्धारित किया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए 500 गीगावाट जो हमारा उत्पादन क्षमता उसको डेवलप करें, समय से पूर्व हमने किया। तो ये सब कार्य भारत सरकार के द्वारा किए गए, इसको ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए, और एक न्यूज है, नीचे न्यूज है, ऑनलाइन लोन लेने वाले कसेगा शिकंजा। तो इसके लिए सरकार जल्द ही एक मसौदा ला रही है, जल्द ही नियम कानून बनेगी। ये यूपीएससी जीएस पेपर 2 और 3 सरकारी नीतियां वित्तीय लेन देन से होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन जो पैसे मुहैया कराते हैं मोबाइल से, वेबसाइट से, उनके लिए सरकार और आरबीआई जल्द से जल्द आपको कानून लाने वाली है। तो उस पर हम परिचर्चा करेंगे। हाँ, फिलहाल आपको इस जो अंडरलाइन किया गया पेपर कटिंग जब मिलेगा उसे देख लीजिएगा आप लोग, जब आएगा नियम हम विशेष चर्चा करेंगे। यहीं पर देखिए, जलवायु सम्मेलन के जीवाश्म ईंधन को लेकर बटे देश, इस पर कल हम चर्चा करेंगे। क्यों? आज इस पर कुछ बातें हुई हैं। परसों में 13 तारीख को इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि 12 तारीख को यह समापन हो रहा है। पर इससे पहले पीटी फैक्ट याद रखिएगा, 2024 में COP29 अजरबैजान के बाकू में होगा। और मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था आप लोगों को कुछ दिन पहले, कहां पर COP29 होगा। देखिए, पीटी फैक्ट आप लोग कितना एक्टिव मोड से कवर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप इसे जरूर कवर कीजिएगा। इस पर हम चर्चा परसों 13 तारीख को करेंगे, क्योंकि जब सम्मेलन की सारी बातें उभर कर सामने आएगी हम उस पर बात। फिलहाल यहाँ पर बात यह हो रही है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर जो वार्ताकार है, कुछ बातें फंसी हुई है, कुछ बातें ओपन होने वाली है। घोषणा पत्र आएगा, उसके आधार पर हम परिचर्चा करेंगे। तो फिर चलिए, कल मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।